बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर के अंदर हम स्ट्रक्चरलिज्म थ्योरी को डिस्कस करने वाले हैं। तो इस लेक्चर के अंदर हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। स्ट्रक्चरलिज्म इज एन इंटेलेक्चुअल मूवमेंट विच बिगेन इन फ्रांस इन 1950s एंड वाज फर्स्ट सीन इन द वर्क ऑफ द एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस एंड लिटरेरी क्रिटिक रोलैंड बार्थेस। स्ट्रक्चरलिज्म एक इंटेलेक्चुअल मूवमेंट है जो 1950s में फ्रांस में स्टार्ट हुई थी और इसको फर्स्ट टाइम एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस और उन्होंने, और इसके अलावा एक लिटरेरी क्रिटिक थे रोलैंड बार्थेस, उनके वर्क के अंदर इसको देखा गया। अगर सिंगल बॉटम लाइन की तजवीज़ को बॉयल किया जाए और देखा जाए तो इसके लिए ये बिलीफ है कि चीज़ों को तन्हाई में नहीं समझा जा सकता बल्कि इनको लार्जर स्ट्रक्चर के तनाजर में देखा जाना चाहिए जिसका वो पार्ट होते हैं। ठीक है, ये बेसिकली 1970s में बरतानिया के अंदर इंपोर्ट हुआ था और 1980s में इसका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस देखने को मिला है। अब हम देखते हैं कि स्ट्रक्चरलिज्म क्या है। व्हाट इज स्ट्रक्चरलिज्म? स्ट्रक्चरलिज्म का नाम जो है वो इंग्लिश से है, बट ये जो कंसेप्ट है ना ये फ्रेंच लैंग्वेज से आया। स्ट्रक्चर का फ्रेंच में मतलब होता है ढांचा, सांचा, स्ट्रक्चर या फिर कोई साख्त। और इज़म क्या है? इज़म कोई तरकीब हो सकती है, कोई नज़रिया हो सकता है, या फिर हम कह सकते हैं आइडियोलॉजी। ठीक है, आइडियोलॉजी कह लेना बेहतर है। फ्रेंच में स्ट्रक्चरलिज्म का जो इस्तेमाल है ना वो फर्स्ट टाइम कब हुआ था? वो 1950s के अंदर हुआ था जब इंटेलेक्चुअल फ्रेंच फिलोसफर्स ने इस कंसेप्ट को डेवलप किया था। और इंग्लिश के अंदर जो स्ट्रक्चरलिज्म है उसका इस्तेमाल 1960s के अंदर हुआ था। ये फ्रेंच के अंदर 1950s में हुआ था और इंग्लिश के अंदर ये 1960s के अंदर हुआ था। स्ट्रक्चरलिज्म की थ्योरी कई थिंकर्स ने डेवलप की थी, बट मैं यहाँ पे कुछ प्रोमिनेंट नेम्स आपको बताती चलो। फर्स्ट नंबर पे आते हैं फर्डिनांड डे सेशोर, जो कि एक स्विस लिंग्विस्ट थे और इनको क्या इनको स्ट्रक्चर लिंग्विस्टिक के फाउंडर भी तस्वर किया जाता था। क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस जो है जो कि एक फ्रेंच एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे जो स्ट्रक्चर एंथ्रोपोलॉजी के फाउंडर थे। थर्ड नंबर पे आते हैं रोलैंड बार्थेस आते हैं जो कि एक फ्रेंच लिटरेरी क्रिटिक थे और फिलोसफर भी थे। मिचेल फौकॉल्ट जो थे वो भी एक फ्रेंच फिलोसफर थे और सोशल थ्योरिस्ट थे। एंड लास्ट वन इज लुइस अल्थसर, ये एक फ्रेंच मार्क्सिस्ट फिलोसफर थे। ये कुछ ऐसे थिंकर्स थे जिनका मैंने आपको नाम बताया। ये कुछ ऐसे थिंकर्स थे जिन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म की थ्योरी को डेवलप किया था और इसको एक्सपेंड किया था। सेशोर की लिंग्विस्टिक्स, लेवी-स्ट्रॉस की एंथ्रोपोलॉजी, बार्थेस की लिटरेरी थ्योरी, फौकॉल्ट की फिलॉसफी और अल्थसर की जो मार्क्सिस्ट थ्योरी है ना, इसने स्ट्रक्चरलिज्म को एक कम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क दिया है। इन थिंकर्स ने स्ट्रक्चरलिज्म के कोर आइडियाज़ को शेप किया, जैसे कि स्ट्रक्चर और सिस्टम की इंपॉर्टेंस को, साइन और सिंबल्स की एनालिसिस किए, बाइनरी अपोजिशन और कंट्राडिक्शन को, कलेक्टिव अनकॉन्शियस और शेड मीनिंग। इनकी जो थ्योरीज है ना, इनकी थ्योरीज ने स्ट्रक्चरलिज्म को एक पावरफुल टूल बना दिया जो कि ह्यूमन कल्चर, लैंग्वेज और बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने में आपकी हेल्प करता है। अगर देखा जाए तो स्ट्रक्चरलिज्म की जो थ्योरी है ना, इसने अपना जो पीक है ना वो 1960s से 1970s में रीच किया था जब ये वेरियस फील्ड्स के अंदर ये अप्लाई होना स्टार्ट हो गई थी। इस थ्योरी ने क्या किया? इस थ्योरी ने ह्यूमैनिटीज़, सोशल साइंसेज और लिटरेचर में बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट दिया। फर्डिनांड डे सेशोर जो हैं एक स्विस लिंग्विस्ट है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जिन्होंने स्ट्रक्चर लिंग्विस्टिक्स की फाउंडेशन भी रखी थी। मैंने आपको बताया पहले कि वो फाउंडर थे स्ट्रक्चर लिंग्विस्टिक्स के। इनकी जो कोर्स इन जनरल बुक थी ना लिंग्विस्टिक्स की 1960s के अंदर, स्ट्रक्चर के इसके अंदर स्ट्रक्चरलिज्म के कोर आइडियाज़ को रिप्रेजेंट किया गया था। स्ट्रक्चरलिज्म एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है जो कि ह्यूमन साइंसेज, लिटरेचर और कल्चर को एनालाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये क्या किया जाता है? ये ह्यूमन साइंसेज को, लिटरेचर को और कल्चर को एनालाइज करने के लिए यूज़ होता है। स्ट्रक्चरलिज्म को का जो मेन फोकस है ना, उसको कैसे ह्यूमन कल्चर और सोसाइटी को स्ट्रक्चर और पैटर्न्स के थ्रू समझा जा सकता है। ये थ्योरी कहते हैं कि ये किस तरह से ये ह्यूमन बिहेवियर, लैंग्वेज और कल्चर, ये सब एक
अंडरलाइंग स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग होते हैं। ये एक अंडरलाइंग स्ट्रक्चर होता है, उसके अकॉर्डिंग के होते हैं, जो इनविजिबल और अनकॉन्शियस होता है। और जो स्ट्रक्चरलिज्म है ना, स्ट्रक्चरलिज्म ने लिटरेचर, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी और फिलॉसफी में बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है। जो ये थ्योरी है ना, इस थ्योरी ने हमें ये समझाने में हेल्प की है कि किस तरह से ह्यूमन कल्चर और सोसाइटी को कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है और कैसे ये कंस्ट्रक्ट हमारी परसेप्शन और अंडरस्टैंडिंग को शेप करते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारी सोच, हमारी लैंग्वेज और हमारा जो कल्चर है ना उसको शेप करती है। और ये हमें ये समझाने में भी हेल्प करती है कि हम क्यों कुछ चीज़ें कर रहे हैं और हमें कुछ चीज़ें सोचते क्यों हैं, हम कुछ चीज़ों को करते क्यों हैं। जैसे अगर आप एक नॉवल को पढ़ते हैं तो उसके अंदर स्ट्रक्चरलिज्म के हिसाब से क्या है, इस नॉवल की कैरेक्टर, स्टोरी और थीम जो है ये सब एक अंडरलाइंग स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग होते हैं ना। और ये जो स्ट्रक्चर होता है ये हमें इस बात को समझने में मदद करता है कि नॉवलिस्ट ने ये स्टोरी लिखी और क्यों ये कैरेक्टर्स जो है ना क्रिएट किए थे। ये नॉवलिस्ट ने इस कैरेक्टर को क्रिएट क्यों किया, इस रीज़न को बताता है, इसकी जो वजह है वो समझाता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं सिमोन ब्लैकबर्न की। सिमोन ब्लैकबर्न के अकॉर्डिंग जो स्ट्रक्चरलिज्म की समरी है ना, उन्होंने इसको समराइज किया कुछ इस तरह से। स्ट्रक्चरलिज्म का मतलब है कि ह्यूमन लाइफ के फिनोमिना को समझने के लिए उनके इंटर रिलेशंस को देखना ज़रूरी है। उनका कहना है कि अगर आप ह्यूमन लाइफ के फिनोमिना को समझना चाहते हैं, ये स्ट्रक्चरलिज्म का मतलब है। स्ट्रक्चरलिज्म का मतलब उन्होंने बताया कि ह्यूमन लाइफ के अगर फिनोमिना को आप समझना चाहते हैं तो इसके लिए इसके इंटर रिलेशंस को देखना बहुत ज़रूरी है और इन इंटर रिलेशन से ही एक स्ट्रक्चर बनता है। और सरफेस फिनोमिना के पीछे क्या है? सरफेस फिनोमिना के पीछे एक कांस्टेंट लॉज ऑफ एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। सिमोन ब्लैकबर्न की जो समरी है, उन्होंने किस तरह से इसको समराइज किया, उन्होंने कहा है अपनी समरी के अंदर कि स्ट्रक्चरलिज्म के 2 मेन पॉइंट्स हैं जिनको वो कवर करता है, ठीक है। नंबर 1 पे आता है जी, ह्यूमन फिनोमिना को अंडरस्टैंड करने के लिए इंटर रिलेशंस की ज़रूरत होती है। इंटर रिलेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है इसके अंदर। और ये जो इंटर रिलेशन है ना, ये एक अंडरलाइंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये क्या कहते हैं? ये एक अंडरलाइंग स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कंस्टेंट लॉज को फॉलो करता है। लिटरेरी थ्योरी के अंदर स्ट्रक्चरलिस्ट जो है ये क्रिटिसिज्म लिटरेरी टेक्स्ट को एक लार्जर स्ट्रक्चर से रिलेट करता है, जो कि एक पर्टिकुलर जॉनरा हो सकता है, इंटरटेक्सुअल कनेक्शंस का रेंज हो सकता है, उसके अलावा ये यूनिवर्सल नैरेटिव स्ट्रक्चर का मॉडल हो सकता है। और इसके जो बाद है ना, इसके बाद ये रिकरेंट पैटर्न्स या मोटिव का सिस्टम भी हो सकता है। स्ट्रक्चरलिस्ट सिमियोटिक्स का जो आर्गुमेंट है ना, वो ये है कि हर टेक्स्ट का एक स्ट्रक्चर होता है, हर टेक्स्ट की एक साख्त होती है और उस जो वो साख्त होती है ना उसकी, वही उसके इंटरप्रिटेशन करने में आपकी हेल्प करती है। यानी कि उसको तशरीह करने में, उसको समझने में, उसको एनालाइज करने में वो आपकी हेल्प करती है, ठीक है। ये थ्योरी कहते हैं कि जो लिटरेरी टेक्स्ट होते हैं ना, इसमें ग्रामर ऑफ लिटरेचर या रूल्स होते हैं। ये क्या, इसके अंदर क्या होते हैं? इसके अंदर ग्रामर ऑफ लिटरेचर होती है और या फिर इसके अंदर रूल्स होते हैं। और जो ये रूल्स है ना, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर सीखे जाते हैं। स्ट्रक्चरलिस्ट इंटरप्रिटेशन में डिफरेंस को क्लैप्स करने का खतरा होता है, यानी कि टेक्स्ट की जो यूनिकनेस है ना उसको इग्नोर करने का रिस्क होता है इसके अंदर, ठीक है। वेस्ट साइड स्टोरी और रोमियो और जूलियट जो है उसका जो स्ट्रक्चर है ना वो सेम है, उनका सेम स्ट्रक्चर है, बिल्कुल सेम है। इसके अंदर ये देखें, बॉय और गर्ल के एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, बट उन दोनों के जो ग्रुप्स हैं वो एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं, वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते, लाइक नहीं करते एक दूसरे को। उनके दरमियान में बहुत सारे इख्तलाफात हैं और वो बिल्कुल भी इस चीज़ को पसंद नहीं कर रहे। और जो कॉन्फ्लिक्ट का रेजोल्यूशन है ना वो डेथ के थ्रू होता है इसके अंदर। स्ट्रक्चरलिस्ट का रीडिंग में फोकस होता है, स्ट्रक्चरलिस्ट का रीडिंग में फोकस होता है और वो ये कि सिंगल टेक्स्ट में जो नैरेटिव टेंशन है ना उसको किस तरह से रिजॉल्व किया जा सकता है, उसको किस तरह से रिजॉल्व किया जा सकता है। और जो मल्टीपल टेक्स्ट है ना उसको एक कोहेरेंट सिस्टम में यूनिफाई कैसे किया जा सकता है, ठीक है। स्ट्रक्चरलिज्म की जो वर्सेटिलिटी की वजह से ना लिटरेरी क्रिटिक जो है एक ही
एक ही क्लेम करता है। उसके डिफरेंट जो स्टोरीज है ना, डिफरेंट स्टोरीज पर वो सिर्फ एक ही क्लेम देता है। और जो स्टोरी का स्ट्रक्चर है ना, इन्वर्जन हो सकता है, जैसे कि यानी कि इन्वर्जन कैसे, यानी कि एक जो स्टोरी है उसके अंदर अपोजिट वैल्यूज भी हो सकती हैं। जैसे कि एक स्टोरी के अंदर बॉय और गर्ल एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से मोहब्बत कर रहे हैं और उसकी जो एंडिंग है ना वो हैप्पी होगी। और दूसरी तरफ क्या होता है, लड़का और लड़की जो है एक दूसरे से नफरत करते हैं और उसकी जो एंडिंग है ना वो उसकी एंडिंग ट्रेजिक होगी। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ समझने की कि दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो सेम है, यानी कि उसका जो स्ट्रक्चर है, जो इसकी साख्त है वो सेम है, बट इनकी जो वैल्यूज है ना वो अपोजिट है इसके अंदर। सेशोर की जो थ्योरी है ना उसके अंदर कुछ मेन पॉइंट्स जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। वो कहते हैं कि लैंग्वेज जो है एक सिस्टम है जो साइंस और सिंबल से बना होता है। ठीक है, लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज एक सिस्टम है जो साइंस और सिंबल से बना होता है। ठीक है, लैंग्वेज का मीनिंग कॉन्टेक्स्ट में होता है। किस में होता है, कॉन्टेक्स्ट के अंदर होता है। लैंग्वेज का जो स्टडी स्ट्रक्चर है ना, स्ट्रक्चरल एनालिसिस के थ्रू किया जा सकता है। सेशोर की थ्योरी ने जो लिंग्विस्टिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी और फिलोसफी में ना बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है। तो अब हम देखते हैं कि स्ट्रक्चरलिज्म के कितने वेरिएंट्स हैं। स्ट्रक्चरलिज्म हैज़ 4 वेरिएंट्स। नंबर 1 पे है लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चरलिज्म, एंथ्रोपोलॉजिकल स्ट्रक्चरलिज्म, स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। तो आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।